नमस्कार दोस्तों। पिछले टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए थे एनसीईआरटी क्लास 9 के इकोनॉमिक्स को, जो कि आधा टॉपिक बचा हुआ था, है ना। तो फिर जो टॉपिक बचा हुआ था उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। भारत की खाद्य व्यवस्था, है ना। टोटली हिंदी वर्जन में, जो कि आप लोग इंग्लिश वर्जन में इसके बाद आएगा, ठीक है। इंग्लिश वर्जन वाला इसमें क्या है कि समझने के लिए सुविधा होगी, सभी समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट को। मेन अपना एम है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने हिंदी वर्जन चुना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इंग्लिश वर्जन में भी, इंग्लिश वर्जन के टॉपिक के भी ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है ना। तो भारत की खाद्य सुरक्षा, ये अपना टॉपिक है आज का, ठीक है। भारत की खाद्य सुरक्षा 45 पेज नंबर हम में तक हम लोग 45 पेज नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है ना। 45 पेज नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। चलते हैं आगे। 45 पेज नंबर, है ना। तो जैसा कि कुछ डाटा दिया हुआ है, भारत में जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है करोड़ टन के हिसाब से, तो उत्पादन अगर देखी जाए तो हमारे यहाँ पे बार चार्ट दिया हुआ है कि 50 से लेके 50 और 100, 150, 200 इतना तक। और 1961, 60 से लेकर 61, 1960, 70 से 71, 1980 से 81 तक का डाटा दिया है। तो ज्यादातर देखा जाए कि भारत में अनाज की जो उपज है वो 2020 आंकड़ों के, अगर देखा आंकड़ों को अगर चेक किया जाए तो 2020 में और 20 और 21 में जो है आंकड़ा जो है अधिक से अधिक क्या हुआ, बढ़ा हुआ है ना। और ये कब का कितने में है, करोड़ टन में है ना, करोड़ टन में है, ठीक है। तो ये जो है हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि निगम ने ये सेंड किया है, साथ में किसानों के कल्याण विभाग। और वार्षिक रिपोर्ट किस साल की रिपोर्ट है, ये 2020 और 21 की रिपोर्ट है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बफर स्टॉक। क्या है भाई बफर स्टॉक? बफर स्टॉक सिस्टम क्या है? तो बफर स्टॉक क्या है इसके बारे में समझेंगे कि बफर स्टॉक भारतीय खाद्य नियम, है ना। भारत की जो खाद्य नियम है, निगम, है ना। भारत की जो खाद्य निगम है जिसको हम लोग बोलते हैं FCI, है ना। FCI के माध्यम से अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल का भंडार है। ये स्टॉक को रखा जाता है एक जगह पर। अगर वो उत्पादन से अधिक बढ़ जाता है ना, तो उसको एक जगह पर क्या करी जाती है, रखी जाती है। रखने से क्या होगा कि वो फ्यूचर के लिए काम आएगा, फ्यूचर के लिए काम आता है। जैसे हर जगह पर स्टॉक को रखा जाता है, जो आपदा में कुछ प्रॉब्लम आ गया या फिर बाढ़ आ गई, तो उस जगह पर सरकारी खजाना से निकाल कर दिया जाता है, ठीक है। ये खाद्य भंडार हो गया। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। अब ये कि उपज करने का काम कौन करता है, किसान करता है, ठीक है ना। अब किसान जब उत्पादन करता है तो उससे गवर्नमेंट खरीद लेता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करता है, खरीद लेता है, या फिर भारतीय निगम जो है, खाद्य निगम जो है खरीद लेता है। अब जो भी उनको प्राइस दे, सस्ता में दे, जैसे भी दे, बट वो खरीद लेता है। अब खरीदने के बाद क्या करता है, उनको स्टॉक में रखवा देता है, ठीक है। किसानों को उनकी फसल के लिए घोषित कीमत दी जाती है, मतलब जो डिमांड है पहले से कर दिया जाएगा कि आप लोग को अगर बेचना है अपना सामान, तो आप लोग अगर मार्केट में इससे ज्यादा मिल रहा है तो कोई प्रेशर नहीं है, मार्केट में इससे ज्यादा मिल रहा है तो आप लोग बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्राइस डिटेल सेट कर दिया गया है कि आपको इतना मिलेगा। अब इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। अब क्या इसको, इसका एक जो एक फिक्स कर दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि सामर्थक, मतलब एक सामर्थ्य है गवर्नमेंट का, इतना दे पाएगा और वो लोग इतना में बेच पाएंगे, उन लोग का प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो एक सामर्थ्य कीमत कही जाती है। तो इसको नाम क्या देता है, न्यूनतम, कम से कम सामर्थ्य कीमत, ठीक है। और इन फसलों को उत्पादन को प्रोत्साहित देने के लिए उद्देश्य में अब इन फसलों को उत्पादन तो गवर्नमेंट को तो चाहिए ना, तो इसके लिए क्या चाहिए, बुआई मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत घोषित कर देती है
कि अगर आप धान, अगर आप चावल, अगर ये चीज आप उत्पादन करके गवर्नमेंट को देते हो तो आपको इतना रुपए के हिसाब से दी जाएगी। ठीक है, ये सारी बात हो गई। अब क्या है कि इस मूल्य को, ये तो हो गया। अब बुआई का खर्चा, ये सब ये मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं, ये तो फिक्स है। और अब जानते हैं कि सरकार का जो खाद्य भंडार है वो कहाँ है, कैसे है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बफर स्टॉक क्यों बनाती है? बफर स्टॉक, बम जिसको हम लोग ने बम्फर स्टॉक, बम्फर स्टॉक मतलब स्टॉक जो है जहां पर रखने के लिए, वो क्यों बनाती है? तो ऐसा ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में समाज गरीब वर्गों में बाजार कीमत की से कम कीमत पर अनाज वितरित किया जाता है। मतलब मार्केट में अगर डिमांड बढ़ गया किसी चीज का, मार्केट में अगर किसी चीज का जो प्राइस अगर इंक्रीज कर जाता है तो गवर्नमेंट वहां से छोड़ती है कुछ अनाज को, जिसके कारण मार्केट में जो है प्राइस जो है और कम होता है उसका। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। इस कीमत को क्या कहते हैं? निर्गत कीमत। नाम याद करके रखिएगा, निर्गत कीमत। और ये खराब मौसम, ये या फिर आपदा काल में, समस्या में ये सब साथ देता है ना। चलिए, टॉपिक जो है हमारा खत्म हुआ। अब जो अगला टॉपिक है वो बनेगा, वो किस चीज का बनेगा? ये तो पढ़ लिए, तो पढ़ लियो। हाँ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब भाई गवर्नमेंट को क्या है कि सभी चीज जो है मिल रहे हैं और सभी स्टॉक में रखे जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को बांटना भी तो है। और किस प्रणाली, किस प्रोजेक्ट द्वारा, किस प्लानिंग द्वारा वो बांटेगा कि सबको सार्वजनिक ले, लोगों को सब मतलब सबको सबको समान मिले। तो भारतीय खाद्य निगम ने क्या किया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त मतलब कि जरूरत से ज्यादा अगर जो अनाज होता है, सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से, अब ध्यान देना है कि वो सब जो किसानों से खरीद लेती है नियमित रूप, जैसे कि हमने बताया कि न्यूनतम अब इस समर्थित कीमत के रूप में खरीद लेती है। इस मूल्य में खरीद कर अब क्या करती है ना कि ये राशन दुकान, जैसे हमें राशन मिलता है ना हम लोग को, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि राशन दुकान के जरिए से, राशन के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों तक पहुंचाती है। और वो कौन? बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड है ना, राशन कार्ड जो बना रहता है उससे वो चावल 2 रुपया केजी, है ना, तेल, ये सब चीज गवर्नमेंट जो है अप्लाई कर दी है। ठीक है, इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्या कहते हैं? पीडीएस कहते हैं। तो नाम याद करके रखना है, पीडीएस कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों में, गांव में, कस्बों में, शहरों में राशन की दुकान भी है। तो पहले राशन के जरिए भेजा जाता था, अब राशन की दुकान भी है। अच्छा, और बात करें देश भर में कम से कम कितने राशन राशन दुकान है, तो 5.5 लाख राशन दुकानें हैं। ये चीज आप लोग को नोट करके रखनी पड़ेगी कि लगभग राशन दुकानें कितनी हैं जहां पर गरीबों को यहाँ पर राशन दिया जाता है। वो भी अगर, हाँ, अगर गवर्नमेंट का जो राशन कार्ड बनाया जाता है, वो अगर राशन कार्ड आपके पास नहीं है तो आपके इसलिए लायबल नहीं होंगे। राशन की दुकानें में भी उचित दर वाले दुकानें भी दुकानें कहा जाता है। मतलब क्या, राशन की दुकानें में जिन्हें उचित दर वाले दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी तेल भंडार, ये सब भी मतलब तेल का जो है कॉन्ट्रैक्ट, चीनी मिलता है खाना पकाने के लिए, ये सब बाजार की कीमत पर ही बेचा जाता है, लोगों को बेचा जाता है। मतलब क्या है, अब वहां पर ऐसा नहीं है कि धान चावल या फिर गेहूं, यही सब, दाल, यही सब मिलेगा। कुछ और भी चीज रहेंगे जो कि बाजार का जो प्राइस है उसी पे मिलेगा। ऐसा नहीं है, जैसे जिसको किसी को तेल लेना है, किसी को और भी प्रोडक्ट लेना है, तो वो लोग बाजार के हिसाब से मिलेगा, लेकिन कुछ जो गवर्नमेंट देने वाली है वो सस्ती मिलेगी। ठीक है। अच्छा, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल ये तो ठीक है, ये सब बाजार की कीमत के ऊपर बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाले को कोई भी परिवार प्रतिमाह इस अनुबंधित मात्रा में से 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी तेल और 5 किलोग्राम चीनी। ठीक है, क्या क्या मिलता है ध्यान दो। राशन कार्ड जिसके पास है उन लोग को कम से कम 35 किलोग्राम जो है अनाज मिलता है, 5 लीटर मिट्टी तेल मिलता है और 5 किलोग्राम चीनी भी मिलता है। ठीक है। और उसके अलावा और बात कर लें कि मात्रा में निकटवर्ती राशन दुकान से खरीद सकता है। मतलब कि वो कम से कम, इतना ज्यादा नहीं खरीदा। अगर अब ऐसा भी हो कि मान लिया कि प्राइस कम है, तो आप ज्यादा का मतलब 2-3 क्विंटल नहीं खरीद सकते हो। एक लिमिट दिया गया है कि आपको प्राइस कम में मिलेगा, आपको इतना में ही खरीद पाओगे, है ना, इतना तक, उससे ज्यादा नहीं खरीद पाओगे, एक लिमिट बनाया हुआ है
अच्छा, अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आ गया, पता है क्या? राशन कार्ड जो है कितने प्रकार के होते हैं? राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? जिसे हम लोग को पता है कि एपीएल बीपीएल, लेकिन इसमें क्या है, ध्यान राशन कार्ड 3 प्रकार होता है। निर्धन में भी निर्धनों के लिए अंत्योदय कार्ड, जिसको हम लोग कहते हैं अंत्योदय कार्ड, निर्धनता से नीचे मैंने बीपीएल है ना, अनएम्प्लॉयमेंट जिसका है, गरीबी है रेखा, जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। निर्धनता रेखा से नीचे लोगों के लिए बीपीएल कार्ड बनता है और अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड बनता है। और एक जो है निर्धनता से भी निर्धन, मतलब जो गरीब है और गरीब से भी गरीब लोग जो है उसको बोलते हैं अंत्योदय कार्ड। क्या बोलते हैं हम लोग? अंत्योदय कार्ड। तो हम लोग को जानकारी मिल गई कि 3 तरह के कार्ड होते हैं, एक अंत्योदय कार्ड, एक बीपीएल कार्ड, एक एपीएल कार्ड, ठीक है। आईपीएल कार्ड मतलब एलो प्रॉपर्टी लाइन, मतलब कि प्रॉपर्टी लाइन गरीबी रेखा से ऊपर वाले, जो लोग गरीब ज्यादा नहीं है उन लोग के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी राशन दुकान बगल में है, खुल रहे हैं, वो सब आप लोग को पढ़ लेना है, वो मन बात है, क्यों जरूरी है। अच्छा, अब थोड़ी बात है कि भारत में राशन की व्यवस्था क्यों, राशन की व्यवस्था बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में, जैसे कि मोदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, भारत में जो राशन की शुरुआत हुई कब से हुई है ना, राशन कब से मिला? तो बंगाल में अगर बात है, भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल, बंगाल में अकाल आया था, कब आया था? 1940 में आया था, 1940 में बंगाल में क्या आया था? अकाल आया था। हरित क्रांति से पहले आया था, भारत में खाद्य संकट हो गया था। और उसके बाद 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई और गरीब के उच्चतर स्तरों का ध्यान रखते हुए 70 के दशक में एस एस एन ओ एस एस ओ की रिपोर्ट के अनुसार संबंधित 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद में प्रारंभ किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पहले से ही थी उसे और मजबूती, मैंने पहले से ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से मजबूत थी, बनी हुई थी, लेकिन इसको और बनाया गया, ठीक है ना। अच्छा, एकाकीकृत, और साथ में क्या है? एकाकीकृत बाल विकास सेवा, और क्या बनाया? एकाकीकृत बाल विकास सेवा, जिसको हम लोग कहते हैं आईसीडीएस। आईसीडीएस जो प्रायोगिक आधार पर 1955 में शुरू की गई। काम के बदले अनाज, काम के बदले क्या? अनाज, FFW 1977 से लेकर 78 में प्रारंभ किए गए। इन वर्षों में कई नए काम को शुरू किया गया। कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, कार्यक्रम चलाने के लिए बढ़ते अनुभव के आधार पर कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया, कार्यक्रम को चलाया गया। वर्तमान समय में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जिसको हम लोग PAP, जिसको हम लोग PAP के नाम से जानते हैं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कराए गए। और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो चल रहे हैं और भी ग्रामीण क्षेत्रों में, इन्हें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी कहते हैं। जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोपहर का भोजन और विशेष रूप से खाद्य दृष्टि के कार्यक्रम करता है, तो सुरक्षा कार्यक्रम में लगा हुआ है, तो अधिकतर PAP खाद्य सुरक्षा बढ़ते जाता है। रोजगार कार्यक्रम जो है गरीबों की आय की, रोजगार जो है, रोजगार इससे मिलता है और आय में भी बढ़ोतरी होती है ये, और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी होता है। तो ये सब टॉपिक था। अब जो टॉपिक है, ये सब विशेष पढ़ने की नहीं है। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है कब, तो 2013 की बात है। भारतीय खाद्य सुरक्षा जो है अधिनियम के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराई जा सके, ताकि मानव गरिमामय जीवन, मतलब कि मानव अच्छी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर सके। इसका मेन उद्देश्य यही था भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। 75% ग्रामीण जनसंख्या, 50% शहरी जनसंख्या इस परिवार में वर्गित किया गया, मतलब कि 75% को ग्रामीण में एंटर किया गया, 50% को क्या किया गया? शहर में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। शहर वालों को थोड़ा कम दिया गया। अच्छा, वितरण को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए 1992 में, कि ठीक से सबको मिल पाए, है ना, 1700 ब्लॉकों में, 1700 ब्लॉक में ही ये सब काम होता है। ब्लॉक में वितरण प्रणाली RPDS शुरू की गई, और इसका लक्ष्य जो है दूर दराज पिछड़े क्षेत्रों में और वितरण प्रणाली को पहुंचाने के सब जगह पर सुरक्षित पहुंच पाए। जून 1997 में सभी देशों में गरीब लक्षित सिद्धांत अपनाया गया है। कौन सा सिद्धांत? गरीब लक्षित सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपनाने के लिए क्या किया गया?
करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई यहाँ। और यह पहला मौका था जो जब जब किसको, निर्धनों को निर्धनों को विदेशी कीमतें अपनाई गई, मतलब विदेशी कीमत अपनाई गई, मतलब विदेशी कीमत में उन लोगों को चीज मिला। और साथ में इसके अलावा 2000 में 2 विशेष योजनाएं हो, जो अंत्योदय अन्न योजना थी, अन्नपूर्णा योजना थी, अंत्योदय अन्न योजना, ये सब प्लानिंग निकाला गया। ये योजनाएं गरीबों में, सार्वजनिक, गरीब, दीन, वरिष्ठ नागरिकों और समूह पर लक्षित थी। और क्या है, इन योजनाओं का संचालन करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो हम लोग नीचे पढ़ेंगे। और क्या बोल रहे हैं, इस वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने के लिए उपभोक्ता को खाद्य अच्छी तरह से मिल पाए और सरकार की रीति जो है आगे बढ़ते रहे, सिद्धांत के सब चले, ये सब चीज की गई। ठीक है, अब हम लोग को की गई और को उससे जो कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से भूखमरी की व्यापकता को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। ठीक है, इसके अलावा आमतौर पर निर्धन परिवार और पक्ष के लिए कीमतों का संशोधन भी किया गया। अच्छा, न्यूनतम समर्थित कीमत, मतलब कि कम से कम कीमत पर बेचे गया, और अधिक खाद्यान्न उत्पादन के ऊपर ध्यान दिया गया, किसान की सुरक्षा के ऊपर भी ध्यान दिया गया। ठीक है, और नीचे बात करें कि तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना पर सामना करना पड़ा। इसके लिए सार्वजनिक वितरण में, क्योंकि सब किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, बांटने में बड़ा दिक्कत होता है। कुछ भी चीज बांटने के लिए निकल जाओ तो फ्री के लोग लेने आ जाएंगे, या फिर मैंने जितना ज्यादा सबको मिल रहा है। अनाजों को ठसा ठस हमारे भंडारों को बावजूद भुखमरी की घटनाएं हो रही थी, मतलब कि ठसा ठस अनाज है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो राजा थे, राजा बोले जो नेता थे, वे लोग बीच में से यही अनाज जो है गायब हो जा रहे थे, ये सब जो है। और क्या, FCI के भंडार अनाज भरे हुए थे, और क्या बोलते हैं, कड़ी अनाज सड़ रहे थे, है ना, कहीं कहीं अनाज सड़ रहे थे, तो कहीं पर चूल्हे में अनाज खा रहे थे। इसे ये सब मतलब कि अनाज किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, किसी को इतना ज्यादा मिल गया कि वो उसको जलाकर खाना ही बना रहा है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो ये सब टॉपिक, तो कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, उसको हम लोग को पढ़ लेना है। जैसा कि आंकड़ा दिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य विशेषता क्या था, कि सार्वजनिक, ये योजना कौन सा बना है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसमें 1900 आरंभ कब हुआ था, 1992 को हुआ था। सार्वजनिक लक्षित समूह का मतलब सार्वजनीन थी, और इसमें गेहूं और चावल था। कितना मिला था कीमत, 2.34, 2.34, एक सेकेंड कहाँ चला गया, 2.34 मिल रहे थे। और चावल रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, और चावल का मिल रहा था 2 रुपया .889 किलोग्राम मिल रहा था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 92 में पिछड़े ब्लॉक में दिया गया था, लक्ष्य समूह था, जिसमें 20 किलोग्राम खाद्य थे, और गेहूं का रेट ऐसे दिया हुआ था। लक्षित बहुत सारे प्रोग्राम निकाले गए, बहुत सारे प्रणाली के, जिसको आप लोग को देख लेना है। देख रहे इसमें निर्धन लोगों, गरीबों लोगों को, BPL APL को के लिए इतना रुपया के हिसाब से, BPL मतलब कि ये इस रेट में खरीदा जा रहा था, है ना, कीमत दी जा रही थी, गरीबों को ज्यादा कीमत दी जा रही थी, है ना। इस हिसाब से आप लोग उगाइए, हम उसको खरीदेंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। अच्छा, कहाँ पर अधनतम मात्रा कहाँ पर है, ये भी ठीक है, ये सब नोट कर लेना है। अब जो टॉपिक है वो है अंत अंत्योदय अन्न योजना। ये भाई क्या है, अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू की गई थी ये। और इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ था ना, कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आने में निर्धनता रेखा और परिवारों को भी करोड़ों लोगों में पहचान की गई थी, कि किसको मिला, किसको नहीं मिला। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास के गरीबी रेखा के नीचे चुना गया था। 2 रुपए प्रति किलोग्राम, 3 रुपए प्रति किलोग्राम आर्थिक सहायता दर से परिवार को अनाज पहुंचाया जा रहा था। और अनाज की यह मात्रा 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई थी। मतलब एक परिवार को क्या, एक जन को किसे मिलेगा, 25 किलोग्राम से 35 मिलेगा। 2003 में, 2004 में इसको 50 लाख अतिरिक्त BPL परिवार 2 बार जोड़े गए। और इस योजना के तहत परिवार की संख्या कितनी हो गई, 2 करोड़ हो गई। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हुए।
अब जो है कुछ टॉपिक नीचे दिए हुए हैं, जैसे कि न्यूनतम बफर स्तर के जो ग्राफ दिए हुए हैं पॉलीगॉन के हिसाब से, तो उसको चलो देख लेना है। ठीक है। अब जो टॉपिक है वर्ष 2014 की बात आ गई। थोड़ा सा 2 मिनट ब्रेक लेते हैं। तो आगे चलते हैं। 2014 की बात है, वर्ष 2014 की बात है। वर्ष 2014 की बात है। क्या हो रही थी कि एस एफ सी आई के पास गेहूं चावल जो भंडार इतना था, 65.2 करोड़ टन का था, जो कि न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। मतलब कि कम रेट के लिए बहुत जमा हो गया था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमान से लगातार उच्च बना हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा हो गया था। सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में अधीन खजानों का वितरण द्वारा स्थापित सुधार हुआ, बहुत सुधार हुआ, लेकिन अनाज वितरण से हालात सुधर गए। मैंने अनाज जो है अच्छी तरह से सब जगह पर बांटा गया और सुधार अच्छी तरह से बढ़ गया। लेकिन बफर जो थे, बफर स्टॉक उच्च स्तर बेहद अवांछनीय थे। कैसे कि यह बर्बादी भी है। मतलब क्या है, अब जरूरत से ज्यादा बांटते जा रहे तो बर्बादी की बात हो गई ना। ये तो क्या हो गई, बर्बादी की बात हो गई। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी, और अनाज गुणवत्ता मैंने अनाज की गुणवत्ता को भी बनाए रखना, ये भी तो जरूरी है ना। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रहने के लिए गंभीर से विचार करना चाहिए। ये लोग डिस्कस किए कि जो रेट है, रेट को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जरूरत से ज्यादा लोग यूज कर ले रहे हैं और जिसको नहीं चाहिए उनको भी मिल जा रहा है। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीद अनाज की जो अधिक खरीद है, जो अनाज उत्पादन में जैसे अनाज उत्पादन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, तो अगर बात करें हम लोग तो कहाँ कहाँ की बात करें तो पंजाब की, हरियाणा की, आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबाव का नतीजा है ये, है ना। इसके अलावा क्या है, खरीदारी समृद्ध है। पंजाब में, हरियाणा में जो गवर्नमेंट खरीदता है, तो दो फसलें की अगर बात करें, वहां से लोग खरीदते हैं, वहां से खरीदने के बाद दो फसलें गेहूं और चावल तक ही सीमित है। और तो कोई चीज तो मिल ही नहीं रहा है। गेहूं से हो रहा है, चावल भी अच्छे से हो रहा है, लेकिन और भी दो फसलों के तो न्यूनतम समर्थित कीमत के विषय में वृद्धि से विशेषतया खाद्यान्नों के अधिक वाले राज्यों के किसानों को भूमि पर मोटे अनाज की खेती समाप्त कर धान गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया गया। बोला गया कि मोटा फसल नहीं उगाकर धान गेहूं उगाओ, इसमें मिलेगा प्राइस। और क्या बोला गया है कि न्यूनतम समर्थित कीमत की वृद्धि से विशेषतः खाद्यान्नों की अधिशेष वाले राज्यों में किसानों को अधिक भूमि पर मोटे अनाज की खेती पर धान गेहूं पर प्रेरित किया गया। जबकि मोटे अनाज गरीबों का मुख्य भोजन था, है ना। और धान की खेती के लिए सघन सिंचाई जरूरी है, और जल स्तर में भी जो गिरावट आई थी, इसके कारण कृषि का विकास जो है खतरा पैदा हो गया कि ज्यादा ज्यादा उत्पादन करना आवश्यक हो गया, है ना। अब बात करते हैं कि न्यूनतम समर्थित जो कीमत है बढ़ने से क्या हो रहा था कि खाद्यान्नों की वसूली अनुसरण लागत बढ़ गई, है ना। और एफसीआई की बढ़ती परिवहन और भंडार में इसे भंडार लागत ने इसे बढ़ा दिया, मतलब कि ट्रांसपोर्ट जो है उसमें ऐड होने लगा, तो वो पैसा और बढ़ा दिया। एन एनएसओ ने एनएसओ नंबर 558 की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि भारत में प्रति वर्ष चावल की खपत जो है 6.38 किलोग्राम वर्ष जो 2004 से 5 घटकर
कितनी हो गई, 5.98 हो गई। और वर्ष 2011 ये दिया 2000 कब हुआ, 2000 5.98 इतना हो गई 2011 में, ठीक है ना, 2011 और 12 में। अब अगर बात करें हम लोग कि नगर की, तो नगर भारत में प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति माह में 4.71 किलोग्राम से घटकर, मतलब कि उत्पादन कम होने लगा, और उत्पादन को मतलब कि बांटना का काम कम कर दिया गया। थोड़ा सा ये प्रति व्यक्ति थोड़ा सा कम हो गया। प्रति व्यक्ति पीडीएस चावल की खपत जो है 4 से 5 में 2011-12 में ग्रामीण भारत में दुगनी हुई, ठीक है। और बात करें हम लोग कि ग्रामीण में ज्यादा हुई या शहरों में कम कर दिया गया। और क्या, नगर भारत में 66% बढ़ी, ठीक है। पीडीएस जो है गेहूं के प्रति माह की व्यक्ति खपत 2004 से 2005 में से ग्रामीण नगरी में दुगना हो गया। उसके बाद हम लोग बात करें पीडीएस की। पीडीएस डीलर पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना शुरू कर दिए। और क्या, राशन में घटिया अनाज बेचना शुरू कर दिए। दुकान कभी कभार खोलना उपचार कर दिए राजन, मतलब कि जब ठीक से काम नहीं हो रहा था, जो बिक नहीं पाता था, यह बड़ी समस्या सामने हो गई। जो जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती, तो एफसीआई गोदामों में अनाज स्टॉक जमा हो जाता। अभी लोग बेच नहीं, दुकानदार जो जो बेच नहीं पा रहे थे, तो स्टॉक जमा हो जा रहे थे। पहले परिवार के पास निर्धन और गैस निर्धन राशन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूं और चीनी मिलता था, निश्चित कोटा का था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये लोग बेचने लगे। और ये परिवार के साथ निम्न कोटि में बेचे जाते थे। लेकिन आप ये जानते हैं कि कार्ड का क्या इस्तेमाल किया जाने लगा। आज आप जो 3 कार्ड की और कीमतों की श्रृंखला देखते हो, वो पहले यह नहीं थी। मतलब तीन तीन प्रकार के कार्ड का जो रेट है वो पहले नहीं था। पहले बहुत सस्ता था, बड़ी परिवार में राशन की दुकानें पर अनाज खरीद सकते थे। मैंने क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों में अनाज खरीद सकते थे। हाँ, उनका कोटा निश्चित था, लेकिन इसमें निम्न आय वर्ग वाले शामिल थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा से कम थी, थोड़ी ही अधिक थी। लेकिन अब तीन भिन्न कीमत वाले टीपीडीएस की व्यवस्था में निर्धनता रेखा के ऊपर किसी भी परिवार को राशन का कम छूट नहीं मिलती। मतलब क्या, बीपीएल और एपीएल दो ही कार्ड का वैल्यू दिया जाता है। एपीएल परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ऊंची हैं जितने खुले बाजार में। और एपीएल वालों को तो बाहर से लो चाहे राशन का दुकान से लो, उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब जो रेट है बाहर मिलेगा, वो राशन दुकान में मिलेगा एपीएल कार्ड में, ठीक है। तो ये चीज है। अब एपीएल में तो कुछ है ही नहीं रहा, ठीक है। और ये चीज है, और ऊंची दर पर मिलने वाली है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है कि सहकारी समिति में खाद्य सुरक्षा की भूमिका। और सहकारी समिति अब आ गई, तो सहकारी समिति जो है खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका निभा रही है, ठीक है ना। खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका है भारत में, विशेषकर देश के दक्षिण पश्चिम भागों में। देश के दक्षिण भागों में खाद्य सहकारी समिति मतलब कि इसको सहायता करने वाली सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अच्छा, और बात करें हम लोग कि सहकारी समिति निर्धन लोग खाद्यान्न की बिक्री पर कम कीमत वाली दुकानें खोल रहे हैं। मतलब उदाहरण के लिए तमिलनाडु में जितनी राशन दुकानें हैं, सब में 94% जो है वो सहकारी समिति द्वारा ही चलाई जाती है, ठीक है। अब सहकारी समिति राशन दुकान द्वारा खुल गया, ये तो बड़ा कैसी बात हो गई, है ना। ये सब चीज हुई। अच्छा, ये तो हम पढ़ाई दिए इधर का शायद, हाँ इधर का हो गया। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ता को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर दूध और सब्जियां का तेज प्रगति कर रही है दिल्ली सरकार। लेकिन गुजरात में बात करें, गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पाद के लिए अमूल में सहकारी समिति का उदाहरण है कि गुजरात में जो है सहकारी समिति जो है इसका काम करती है। और इसे देश में श्वेत क्रांति, और इसमें क्या है, श्वेत क्रांति दूध के लिए जो, हाँ तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि अगर दूध की जो क्रांति आई, दूध के में जो सुधार आया, इसको हम लोग क्या कहा गया, श्वेत क्रांति कहा गया। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समिति में अनेक उदाहरण थे, जैसे खाद्य सुरक्षा को और बढ़ाया गया। और बात करें हम लोग इस इधर के इस तरह महाराष्ट्र में एकेडमी, याद रहे, एडीएस एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस, इनने विभिन्न प्रकार के अनाज बैंकों की स्थापना और गैर सरकारी नेटवर्क की सहायता की। और क्या हुआ, एडीएस जो गैर सरकारी संगठन के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित कर रही थी। अनाज बैंक और धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे थे, लेकिन अनाज बैंकों की स्थापना
और गैर सरकारी मतलब प्राइवेट माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य की सुरक्षा पर राजनीतिक सरकार को प्रयास करने के लिए एडीएस की कोशिश रंग ला रही थी। एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के सुरक्षा के लिए कार्यक्रम की स्वीकृति मिल रही थी, कि सबको एक्सेप्टेंस मिल रहा था। ये सारा चीज होगी। तो सारे टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, खाद्य के बारे में पढ़ा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, आप लोग आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया कि भारत में खाद्य सुरक्षा, कि भारत में खाद्य फूड जो है उनका वितरण कैसे हुआ, ये सब चीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। पूरा चैप्टर हमारा 2 टॉपिक में कवर हुआ है। ठीक है, एक पिछले वाले प्रीवियस वाले वीडियो में पार्ट 1 जो मुझे आप लोग देख लेंगे, ये पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, जिससे लगातार इंपॉर्टेंट वीडियो वो भी एजुकेशन रिलेटेड आप लोग को मिलते रहें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, बाय बाय।